नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का समीर सर की पाठशाला में। आज फिर से बिहार एसएससी के लिए मैं सेट लेके आया हूँ। पहले मैथ बना रहा हूँ, उसके बाद रीजनिंग और लास्ट में होगा आपको जीके। और सबसे लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न जिसका आप लोग जवाब नहीं देते हैं, देना चाहिए। और वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए आए हैं, जो देख रहे हैं, बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, रिक्वेस्ट है। और जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। यह है पहला प्रश्न। 6 क्रमागत संख्याओं औसत 12.5 है। यदि अगली 3 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? ये 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए हुए हैं। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक और मजेदार है। देखिए, जब लगातार संख्या दी गई जो क्रमागत है तो ठीक बीच वाली संख्या उसका औसत होता है। जैसे अगर देखिए 5 संख्या है, ए बी सी डी ई। अगर 5 संख्याएं होती, ये सी जो होता है इसका एवरेज होता है, आंसर इसका होता है। अगर लगातार संख्याएं दी गई हो, सबका अलग अलग ट्रिक है। लेकिन यहां पर 6 संख्या है, यानी एफ तक है, तो इसका बीच वाला संख्या कहां से निकलेगा? देखिए, ये वाला आधी वाली संख्या, आधी का ठीक बाद वाली संख्या, दोनों के बीच हो गया 12.5। ठीक है, तो इससे पहले एक संख्या यहां पर हो जाएगा आपको 12 और ये हो जाएगा 13। तो ये आपको 12 और 13 को जो प्लस करके अगर 2 से भाग देंगे तो भी आपको ये निकल आएगा। और घटाते हुए लिखिए, यहां पर आ गया 11, यहां हो गया 10। ये सब पहली संख्या थी। इसके बाद 14 और 15। अब बोल रहा है कि अगर 3 संख्याएं और शामिल कर ली जाए तो 3 संख्याओं क्या हो जाएगा? देखिए, आपको एबीसीडी छोड़िए, 16, 17 और 18। संख्या कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बीच में इसका है 14 और यही आंसर होगा, यही हो जाएगा आपका एवरेज। आपका आंसर नंबर है सी। दूसरा नियम यह है दोस्तों, ये बीच वाली संख्या तो है ही, इसके अलावे पहला वाला और अंत वाला दोनों को जोड़ के आप 2 से भाग दे दें तो भी आपका होगा। और अगर नियम में जाना चाहते तो टोटल को प्लस करके आपको संख्या जो है उसको एन से आपको भाग देना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है आपका आंसर निकलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दूसरा प्रश्न है, 3 संख्याएं क्रमशः जो 2 4 5 के अनुपात में है, सब अनुपात दिया हुआ है। यदि उनके वर्गों का योग 1620 रुपया हो तो संख्याएं क्या है? चारों है उनके वर्गों का योग, यानी सबको वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस करेंगे। यदि होता उनके योग का वर्ग तो पहले तीनों को प्लस करते फिर उसका स्क्वायर करते। ये शब्द इंपॉर्टेंट है। किसी भी संख्या को x से गुणा कर दीजिए, मात्रा में बदल जाता है। तो ये हो गया 2x, ये हो गया 4x, ये हो गया 5x। तीनों को स्क्वायर करते हैं और प्लस करने के बाद होता है, तीनों को स्क्वायर करने के बाद हम प्लस किए तो हो गया 1620। इसको सॉल्व करें, हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर इक्वल टू 1620। अगर मैं खुद ही से बनाने बैठूं तो इतना लंबा नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है। तो इसका हो गया, आपको सबको ऐड कर देंगे और x ले लेंगे कॉमन, x कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा अंदर यहां पर 45। इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं ब्रैकेट में, चलिए आपको समझने में आसानी हो। ये हो गया 1620। ठीक है, और ये 45 से कट गया 36 बार में, लाइट थोड़ा कम हो रहा है। तो अगर आप सिर्फ x लिखेंगे तो रूट इधर चला आएगा, हो जाएगा 36। x का वैल्यू हो गया आपको 6। तो 3 संख्याएं हैं, एक है 2x, 2x का यहां पर कितना है? 6 है, इसका मान हो गया 12, x का मान 6 है, 6 × 24 और यहां पर 6 × 5 = 30, हो गया 12 24 30, जो कि नंबर बी में आपका आंसर है। तो क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का गुणनफल 120 है, गुणनफल मतलब प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, उनके वर्ग का योग 289 है, यानी पर स्क्वायर करेंगे उसके बाद उसको प्लस करेंगे।
तो इन दो संख्याओं का अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या अंतर दोनों का। तो देखिए माना कि संख्या आपको हो गया x और एक दूसरा संख्या हो गया y, ठीक है। तो दोनों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, 120, x इंटू वाई इक्वल टू 120 दिया हुआ है, और दोनों के वर्गों का योग यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 289। उसके बाद दिया हुआ है दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई इक्वल टू हो गया वाट। तो ये a माइनस बी है, x माइनस वाई, तो हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लेंगे तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab। ये अपने जगह पर तो है ही, ये दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है आपको 289 और 2ab यानी कि ab तो दिया हुआ है आपको प्रोडक्ट यहां पर इसका 120 गुना 2 हो गया 240। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाता है 49 और x माइनस वाई इक्वल टू हो जाता है आपको, ये रूट इस पर चला जाएगा, इक्वल टू हो गया आपको 7, x माइनस वाई इक्वल टू 7। तो बोल रहा है दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, x माइनस वाई का अंतर क्या है, तो ये अंतर आ गया यहाँ पे 7। ये हो गया आपका आंसर जो कि आपको नंबर बी में है। तो प्रश्न है पी, क्यू तथा आर ने एक कार्य को 55,000 रुपया में लिया, यानी कॉन्ट्रैक्ट लिया। पी तथा क्यू मिलकर कार्य का 8/11वां भाग पूरा करता है, आर का हिस्सा कितना रुपया है। तो पी और प्लस क्यू दोनों मिलकर यदि कार्य का 8/11वां भाग जो पूरा कर लेते हैं तो आर अकेला कितना भाग पूरा करेगा, 1 माइनस 8/11। इसको अगर करेंगे हम लोग तो हो जाएगा आर का भाग 3/11, यानी कि 55,000 रुपया में 3/11 भाग आर का होगा, डायरेक्ट आंसर। यानी आर इक्वल टू हो गया 55,000 इंटू 3/11, 11 से चला गया 5 बार, 55, 5 दिया 15,000, 15,000 रुपया हो गया आपका आंसर, जो कि आपको है नंबर सी में। तो क्वेश्चन है 752 यानी 752 में कम से कम मिनिमम कितनी संख्या जोड़नी चाहिए, क्वेश्चन समझिएगा, जोड़नी चाहिए ताकि योग जो है वह पूर्णतः 59 से विभाज्य हो जाए। इसमें हम कितना जोड़ेंगे जो है उसके जोड़ने के बाद जो योग बनेगा वो 59 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। सबसे पहले आप एक काम करें, ये 752 को आप भाग दे दीजिए 59 से, ये एक बार में लगा वह 59, इसमें इसको माइनस कीजिएगा, यहां होता है 6, यहां होता है 1 और 2 तो यहां है ही। अगर फिर इसको करते थे एक नहीं कम से कम 2 बार में यह लगेगा, हो जाता है 177। इसमें माइनस करने पे होता है आपको यानी -15, इसमें इसको माइनस कर दिए तो हो गया -15, यानी कि यदि ये 15 इसमें और होता तो ये संख्या 13 बार में पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। यानी हम अगर 15 इसमें जोड़ देते हैं तो संख्या 3 बार में कट जाएगी, करके आप इसलिए आंसर हो जाएगा आपको 15, जो कि नंबर ए में है। 15 अगर इसमें हम जोड़ देंगे 752 में तो 59 से 13 बार में पूर्णतः कट जाएगी, करके देख लीजिएगा। तो प्रश्न है एक खिलौना का अंकित मूल्य 60 रुपया है और एक छूट देने के बाद इसे 45 रुपया में बेचा गया, तो छूट प्रतिशत क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने में है, तो देखिए कितना है, मार्केट प्राइस एमपी है 60 रुपया और इसे 45 में बेचा गया, सेल्स प्राइस है 45 रुपीज। तो इसमें इसको घटाने के बाद होता है 15 रुपया
और ये लिया डिस्काउंट। तो ये परसेंट क्या है, जब डिस्काउंट को मार्केट प्राइस पर दिया जाएगा तो मार्केट प्राइस स्वतः मान का होगा 100%। तो यहां पर है आपको 60 रुपया मार्केट प्राइस, अगर ये 60 रुपया है 100% तो ये 15 रुपया है वाट। 15 से ये 4 बार में, 4 से ये 60, ये 125 बार में, एक्स बराबर हो गया 25% डिस्काउंट, जो कि आपको नंबर बी में। तो प्रश्न है ए तथा बी के मासिक वेतनों का अनुपात 10:11 है। अगर दोनों को प्रति माह 6,000 रुपया की वेतन वृद्धि मिलती है तो उनका नया अनुपात 12:13 हो जाता है। ए का नया मासिक वेतन क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने में है। यहां हम लिखते हैं ए और बी। किसी भी अनुपात को एक्स से गुना करेंगे वो मात्रा में बदल जाएगी। वर्तमान वेतन इन दोनों का 10x रुपया और ये 11x है। तो जब हर माह इसमें होता है 6,000 का वृद्धि, यानी कि प्रत्येक माह होता है आपको 10x प्लस 6,000 और ये हो गया 11x प्लस 6,000। ठीक है, तो इस प्रकार जब वृद्धि होता है तो नया अनुपात 12:13 हो जाता है। इसको हम a/20 बस यूं ही लिख देते हैं समझने के लिए। ऊपर ए नीचे बी है। 10x प्लस 6,000 बाय 11x प्लस 6,000 इक्वल टू नया हो जाता है आपको 12:13, यानी 12/13। ये उधर गुना और ये इधर गुना। ठीक है, 130 x प्लस 78,000 78,000 और ये इधर गुना 132 x प्लस 72,000। मेरे ख्याल से यहां तक आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये इधर माइनस हो गया, ये हो गया आपको 2x इक्वल टू, और ये आपको इधर आ गया तो माइनस हो गया, बचा 6,000 रुपया। ठीक है, x इक्वल टू हो जाएगा 3,000। ठीक है, ये दोनों काटने के बाद x का मान निकल गया। तो पूछ रहा है a का नया मासिक वेतन क्या होगा? नया मासिक वेतन 6,000 वृद्धि के बाद, तो x का मान कितना है? 3,000। 3,000 गुने 10 कितना हो जाएगा? 30,000 प्लस 6,000 इक्वल टू 36,000, यानी 36,000 रुपया। ये होगा आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो प्रश्न है एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2,646 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, स्क्वायर में सेंटीमीटर है। इस घन का आयतन क्या होगा? आयतन हमेशा क्यूब में होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि 6 भुजा स्क्वायर, भुजा मानते हैं ए है, स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 2646। 6 से ये कट गया, ये काटने के बाद ए स्क्वायर बचा, और ये काट के 4 4 1 बार में कट गया 6 से, तो 4 4 1। ठीक है, अब a इक्वल टू हो जाता है √4 4 1। इसको रूट से बाहर निकालेंगे, हो जाएगा 21। अब लिखा हुआ है घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है? ए क्यू यानी भुजा क्यू। तो भुजा कितना निकला आपको? 21 21। तो 21 इंटू 21 इंटू 21 इक्वल टू आपको हो गया 9261
सेंटीमीटर क्यूब हो गया आंसर, जो कि आपको नंबर सी में है। क्वेश्चन है एवरेज से 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्याओं को 12 से गुना किया जाता है प्रत्येक संख्या को, तो संख्याओं का नए समूह का औसत क्या होगा। देखिए, जब प्रत्येक संख्या को अगर 12 से गुना किया जाएगा तो औसत जो उसको भी 12 से गुना किया जाएगा, यानी 7 इंटू 12 इक्वल टू हो जाएगा 84। ये होगा आपका आंसर, समूह का नया औसत, जो कि नंबर डी में है। तो क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 9 क्विंटल गेहूं था या 900 किलो गेहूं था। उसने कुछ हिस्सा 10% लाभ और बाकी जो बच गया उसका हिस्सा वो 20% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल 14% का लाभ प्राप्त हुआ। उसने 20% के लाभ पर कितना गेहूं बेचा। 4 ऑप्शन आपके सामने में है। एक एलिगेशन मेथड होता है, उसके द्वारा हम इसको बनाएंगे। तो देखिए, गेहूं का कुल मात्रा हो गया 900 किलोग्राम। एक है 10% के लाभ पे और एक दूसरा है आपको तो कुल हो गया 20% हो गया टोटल इधर पे, बाकी का हिस्सा। ये हो गया एलिगेशन मेथड। इस तरह से हम करते हैं। कुल लाभ कितना है 14। ये 14 यहां पर हम बीच में लिख देते हैं परसेंट। ये दोनों का अंतर 4 हो गया और ये दोनों का अंतर 6 हो गया। हम अनुपात दे देते हैं। ये इसके अनुपात को दर्शाता है, ये इसके अनुपात को दर्शाता है। यानी 10% के लाभ पर जो बेचा गया गेहूं वो अनुपात 6 इंडिकेट करता है और बाकी जो हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा गया वो 4 को दर्शाता है। इस प्रकार से तो ये दोनों का योग जो है यूनिट में हो गया। 10 का मान हो गया 900 केजी। तो बोल रहा है कि 20% लाभ पर जो है बेच दिया वो कितना, मतलब कि जो है गेहूं था। कुल लाभ 14% हुआ, तो इसका मान ये 4 है। तो 10 यदि मेरे ट्रिक के अनुसार 900 है तो 4 है वाट। इसी को बनाना है आपको। तो ये हो गया 9 गुना 4 x इक्वल टू 36 और एक 0 और 360 केजी। ये होगा आपका आंसर, जो कि नंबर बी में है। तो दोस्तों, अब बारी आ गई रीजनिंग की। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है जो कि 11 नंबर का है। एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, हमको इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिए हैं। पेंसिल को PENCIL को 59 लिखा जाता है किसी कोड भाषा में, तो उसी कोड में जो है ERASER इरेजर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहां बना रहे PENCIL। P का आपके लेफ्ट से, आपके बाएं से मान हो गया 16, ये हो गया 5, ये हो गया 14, ये हो गया 3, I का मान है 9, इसका मान है 12। सबको प्लस कर देंगे, इक्वल टू हो जाएगा 59। इसी प्रकार ERASER, ये हो गया 5, ये 18, ये 1, ये S हो गया 19, ये हो गया 5, R हो गया 18। सबको प्लस करते हैं, इक्वल टू हो गया आपको 66। ये आपका हो गया आंसर, जो कि नंबर डी में है। तो प्लेस वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, आपके बाएं से भी, आपके दाएं से भी, आपके लेफ्ट से भी, आपके राइट से भी। अगर आप लोग को ये सीखना है तो कमेंट में बताएं, तो मैं वो उसका ट्रिक भी बताऊंगा जो कि मैंने खुद बनाया है। तो प्रश्न है, 7 मित्र, 7 दोस्त जो है OPQRST और U एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहा है रो में। S एक अंतिम छोर पर बैठा है, Q S के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। उसके बाद P O और Q के बीच में बैठा है। U किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। R T के बाईं ओर बैठा है और अंत में है P के ठीक बाईं ओर
कौन बैठा है, ये आपको निकालना है। इसको पजल कहते हैं, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट कहते हैं। तो पंक्ति में है तो इस प्रकार से रो में बैठा हुआ है, 7 है दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले है कि एस किसी भी अंतिम छोर पर बैठा है, तो अंतिम छोर इधर से इधर हो गया, एस या तो इधर बैठा है या तो इधर बैठा है। देखिए इसको ब्रैकेट में जहां से जरूरत होगा वहां से हम इरेज कर देंगे। उसके बाद क्यू एस के ठीक दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर इधर से लेंगे दूसरे दायां स्थान यहां हो जाएगा, जो कि आगे कोई प्लेस ही नहीं है। इसका मतलब एस यहां पर है और दूसरे ओर दाहिना स्थान इसका ये हो गया जहां पर की बैठा हुआ है क्यू। एस यहां से हो गया, हट गया, हट गया। इसके बाद है पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है। पी जो है ओ और क्यू के बीच में बैठा है, तो पी यहां बैठा है, क्यू पहले से जहां बैठा हुआ है और ओ यहां पर है, तो पी ओ और क्यू के बीच में हो गया पी। इसके बाद है यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। इसका मतलब है जब यहां पर यू नहीं है, एस है, तो यहां पर भी नहीं है। या तो यू यहां पर है या तो यू यहां पर, दोनों को ब्रैकेट में दे दिया। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर ये इधर से हम लोग देखेंगे तो इसका एक्चुअली एरो दिए गए हैं, तो इधर से अगर देखेंगे तो लेफ्ट इधर हो जाता है और राइट इधर हो जाता है। लेकिन जो शुरू में ही हम इसको ले लिए हैं, लेफ्ट इधर से देख रहे हैं हम, राइट इधर, ठीक है। कोई एक चुनना होता है, मैंने यही सिलेक्ट कर लिया संयोगवश। तो यहां पर यह कैसे पता चला, देखिए यहां लिखा हुआ एस एक अंतिम छोर पर बैठा है, ठीक है। इसके क्यू एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, राइट इधर हो गया, तब ना एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर आ गया, ये इसका मतलब राइट इधर हो गया। तो अब यहां पर अंत में एक दिया हुआ है आर टी के बाईं ओर बैठा है। आर अगर टी के बाईं ओर बैठा है तो यहां पर कहीं पे, यहां पे एक जगह खाली है जहां यू है, आर यहां, लेकिन यहां पर टी नहीं है। इसके बाद अगर हम आर यहां देते हैं, आर टी के बाईं ओर हो गया। अब जो जगह बच गया एस क्यू पी ओ आर टी बच गया यू, यू अपने जगह बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है पी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो पी के ठीक बाएं इस तरह से हम लोग देखते हैं, तो ये हो गया क्यू हो गया, ये हो गया आपका आंसर क्यू, जो कि आपको है नंबर डी में। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि मैंने शॉर्ट में कर दिया है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है ये, इस विकल्प में से पहचानिए जिसका संबंध तीसरे विकल्प से है, उसी प्रकार जिस प्रकार से ये दूसरा का पहला से है। तो इसका और इसका संबंध हमको तलाशना है, तो उसी अनुसार हम इसका संबंध तलाश देंगे। तो इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखिए पहले का संबंध इससे, ये है आपको D4 पे आता है आपके बाएं से, 4 into 2, ये हो गया 8 जो कि H है। इसके बाद है F6 हो गया 6 into 2, 12 जो कि L है। इसका संबंध इस प्रकार इससे है। और अंत में 6 2 8, ये 8 हो गया, 8 गुने 2, 8 गुने 16 जो कि आपको P है, तो ये भी होगा। तो ये कितना है, ये 5 है। तो 5 into 2 कितना हो गया, 10 जो कि हो गया आपको J, 10 10 है। उसके बाद ये 7 into 2 14, 14 क्या हो गया N, और ये है 9 into 2 9 18, 18 हो गया R, JNR, और ये है आपको नंबर सी में। तो अगला प्रश्न है आपको बॉक्स में, देखिए मैट्रिक्स में दिया गया, ये रॉ है, ये कॉलम है। तो ये 13 23 और ये वाट का चिन्ह है, 3 4 6 39 92 66। तो अक्सर इसका जब भी आप संबंध पहले खोजे आप इस तरह से रॉ में लंबवत, इसके बाद नहीं हो तब आप कॉलम में इस तरह से देखें।
ये आस पास बहुत छोटा सा बात देखिए यहाँ पर 13 3 जा 39, इसके बाद 23 इंटू 4 हो जाए आपको 92 वाट यहाँ मान लिए इंटू 6 इक्वल टू 56 हो जाएगा 11। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 और 11 नंबर सी में है, यह हो गया आपका आंसर। तो ये है क्वेश्चन आपके सामने में, ये बॉक्सेस बने हुए खांचा में देखिए, खाने में ये 1 है, 8 है, 9 है, 64 है, 25 है, वाट है। तो काफी उलझा हुआ सा लगेगा प्रॉब्लम, बहुत दिमाग लगाने के बाद सॉल्व हुआ। देखिए पहले ये है 1 का स्क्वायर 1 हुआ, ये हो गया 2 का क्यूब, ठीक है। इसके बाद ये रहा 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया 3 के बाद ये 4 का क्यूब 64, फिर ये हो गया आपको 5 का स्क्वायर, और ये आपको हो जाएगा 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब क्या होता है 216, जो कि आपको नंबर डी में है, और यही आपका आंसर है। तो देखिए प्रश्न है 17 नंबर का रीडिंग का। इस बार हम काट छांट नहीं किए हैं और इसी को हम शॉर्ट में लिखते थे, इस बार हम पूरा लिखे हैं, और इस बार स्याही हम भर लिए। देखिए थोड़ा हल्का है, इस बार डीप आएगा। एक निश्चित कूट भाषा में AXE को 120 यानी 120 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में FEE को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए AXE, ये है 1, ये है 24 और ये है 5, तीनों को गुना कर लीजिए तो हो जाता है आपको 120। इसी प्रकार से F E और E, ये हो गया 6 इंटू इसका मान है 5, सब आपके बाएं से है, ये भी आपको है 5, सबको मल्टीपल कीजिए, छोड़िए 150 हो जाता है, जो कि आपको आंसर है, और ये आपको नंबर सी में। तो ये है सीटिंग अरेंजमेंट का। वो पहले एक रो में था, टेबल पर जो सर्कल वाला टेबल होता है वृत्ताकार, उस पे है 8 मित्र ABCDEFG और H दोपहर के भोजन के लिए, ये सब फालतू बात है, एक वृत्ताकार मेज ये, ठीक है, के आसपास सामने सामने बैठे थे, आमने सामने, ठीक है। A D के सामने B की दाईं ओर, खैर बनाते हैं इसको, ठीक है। एक मेज है, वह है वृत्ताकार, इस प्रकार का मेज है। 8 व्यक्ति है, बीच में केंद्र की ओर मुंह बना हुआ है, तो 8 एरो दे देते हैं, थोड़ा जगह देते थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। तो ये वाला है AD के ठीक सामने बैठा है, तो D मान लिया यहां पर है, इसके ठीक सामने A यहां पर हो गया। अब ये इधर बैठा है, जिसका लेफ्ट इधर है, इसका राइट इधर, ये इधर मुंह करके बैठा है, इसका लेफ्ट इधर, इसका राइट इधर। इसके बाद एवं B की दाईं ओर तीसरे स्थान पर, A के बारे में यह बोला है, A D के सामने तो बैठा ही है, एवं B की दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अगर B यहां पर देते हैं, इसका दाहिना 1 2 3, और B यहां देते हैं तो 1 2 3, अभी रहने देते हैं। G A और F के बीच में है, तो G A और F के बीच में है, तो A और F के बीच में है, तो F अगर यहां रहा तो G यहां हो गया, F अगर यहां रहा तो G यहां हो गया। अब देखिए इरेज कैसे होता है। अब A D के सामने B की दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, जाने देते हैं। H A के ठीक दाईं ओर है, H जो है
H A के ठीक दाईं ओर इधर हो गया, यहां पर H हो गया। अगर यहां H हो गया तो यहां पर F भी नहीं होगा। कैसे दिखाते हैं, हम बता रहे हैं आपको। लिखा हुआ है AD के सामने B की दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, B के दाईं ओर तीसरे स्थान पर रहने देते हैं। इसके बाद G A और F के बीच में है, तो G A और F के बीच में हो गया, क्योंकि यहां पर जो है आप G हो नहीं सकता है। इसके बाद थोड़ा यहां देखते हैं E C और D के बीच में है, E C और D के बीच में है, तो E यहां पर हो गया, E C और D के बीच में है, क्योंकि यहां पर हो नहीं सकता है। अब बच गया कौन, ये आपको B, तो B यहां हो गया। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते क्या है। C के सामने कौन बैठा है, C के ठीक सामने कौन है, F है। ये हो गया आपका आंसर, जो कि आपको नंबर ए में है। देख लीजिए, तो ये प्रश्न है स्टेरोलिज्म से। कथन है 1 नंबर, कुछ क्रोध शोक है, दूसरा है कुछ शोक प्यार है। इसका निष्कर्ष है कुछ शोक क्रोध है, दूसरा है कुछ प्यार शोक है। यहां 4 सुन दिए गए, 1 तथा 2 दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करता है। यहां शॉर्ट में लिखा हुआ है केवल 2, सी में है ना तो 1 ना ही 2, और डी में है केवल 1। कुछ क्रोध शोक है, कुछ क्रोध, यहां पर क्रोध का हम पर डायग्राम बनाते हैं। क्रोध इतना बड़ा है, इसका कुछ भाग क्या है, शोक है। दूसरा क्या है, कुछ शोक प्यार है। कुछ शोक जो है वो प्यार है। अब निष्कर्ष मिलाते हैं, कुछ शोक क्रोध है, कुछ शोक क्रोध, हाँ इतना तो भाग छोटा सा है, कुछ शोक क्रोध है, ये सही हुआ। कुछ प्यार शोक है, शोक का इतना सा भाग तो प्यार है, ये भी सही है। इसलिए आंसर हो गया दोनों ही अनुसरण करता है, 1 और 2, ये हो गया आपको आंसर। तो प्रश्नाकृति जो है, इसको जब मोड़ा जाए तो कैसा दिखेगा, देखिए ये हाफ हो जाएगा मोड़ने के बाद ऐसा, इसका जब मोड़ेंगे तो ये जो वर्ग स्क्वायर, ये तो अपने स्थान पर जाकर ऐसे ही चिपक जाएगा। इसके बाद ये तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला, और ये जो नीचे से ऊपर जाएगा ये ऐसा हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों अगर मेहनत आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। इसके अलावा जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके अच्छा लगता हो तो एक लाइक जरूर कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही ये उन विद्यार्थियों तक पहुंचता है जो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। अब जीके की बारी है, चलिए जीके के लिए आप लोग तैयार रहें। तो आ गई अब जीके की बारी दोस्तों। देखिए आपका जीके का 3 प्रश्न दिया गया है, ना ही आंसर है ना ही ऑप्शन है। हाँ घबराइए मत, जवाब हम ही देंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, आप लोग जवाब सोचिए। किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? सोचिए सोचिए सोचिए। लोकसभा के लिए कितना कोरम है? सोचिए। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक है, सब एग्जाम उपयोगी है। तो किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? सोच लिए, आंसर हो जाएगा नॉर्वे। लोकसभा के लिए कितना कोरम है, यानी उपस्थिति के लिए कोरम कितना है? ये होता है 1/10, 1/10वां भाग। ये जो कहता है, जिसको मैंने ये कहा जाता है कि, या इसको कहता है कुल सदस्य का
10वां हिस्सा या भाग। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? उनका नाम था सुकुमार सेन। और चुनाव आयुक्त में वो सुकुमार आदमी का काम नहीं चल सकता है। वैसे चुनाव आयोग का जब बात चला, थोड़ा बहुत बात कर ले कि भारत का चुनाव आयोग का जो गठन हुआ तो वहां पर जो चुनाव आयुक्त होता है ये त्रिसदनीय होता है, 3 सदस्यों का होता है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 चुनाव आयुक्त होता है। तो ये जो होता है, अभी तक इसके नियुक्ति के बारे में ये नहीं दिया गया इसका क्या क्वालिफिकेशन होगा, लेकिन अभी तक जो है IAS ही इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। आंसर सुकुमार सेन। और प्रथम अगर महिला पूछ दे वो हो जाएगा VS रमा देवी। चलिए आगे देखते हैं। तो लीजिए जी, फिर 3 क्वेश्चन आपके सामने आ गया। चौथा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के बारे में बात कर रहे हैं। वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह आपका आंसर। इसके बाद है कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहां है? ये हो जाएगा मुंबई। यह है आपका आंसर। और लिखा है भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद को कहा गया है? किस आर्टिकल को कहा गया है? अनुच्छेद 32 को कहा गया, 32 को। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो फिर से 3 प्रश्न आ गए उत्तर के साथ। पहला है सांची, 8 नंबर का, सांची किसकी कला व मूर्ति का निरूपण करता है? बौद्ध कला का। आंसर। 9 नंबर का, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? इथिलीन नामक गैस का हम लोग उपयोग करते हैं कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। इसके बाद ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। और इसी प्रकार शुगर का बोल देगा तो ये ऐसा ही रहेगा, C तो ऐसा जगह पर रहेगा, ये हो जाएगा 12, इधर कर देंगे 11 और ये हो जाएगा 22। बस इतना ही सा बात है। ये हो गया आपका आंसर। और ये भी ख्याल रखें, सही परीक्षा उपयोगी है, लेकिन जाइएगा नहीं। आप लोग कुछ खास प्रश्न है जवाब जरूर दीजिएगा, नहीं तो पहले हम लोग बोलते थे बच्चा है विद्या नाश हो जाएगा, लेकिन बोलेंगे नहीं, समझ जाइए। तो ये सारा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, लेकिन पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सुनिए। इतना जो मेहनत किया जा रहा है आप लोग के लिए किया जा रहा है ना, तो आप लोग क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे तो क्या फायदा? इसलिए जवाब जरूर दें आंसर। और ऐसी बात नहीं कि आप लोग जवाब नहीं दे सकते, जो देख रहे हैं इसमें से कई लोग जवाब दे सकते हैं, लेकिन देते नहीं, देना चाहिए। इससे कम से कम हमको भी अच्छा लगता है, चलो भाई आप लोग के लिए जितना मेहनत कर रहे हैं वो बेकार नहीं जा रहा है। बहुत टाइम लगता है भाई। देखिए ये है नंबर 1 का प्रश्न। एक व्यक्ति एक पंखा 35 रुपया में खरीदता है तथा उसे 30 रुपया में बेचता है, तो हानि का प्रतिशत बतावे। ये 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये आप जो है देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के बनाइएगा आराम से। इसके बाद दूसरा प्रश्न, दिए गए विकल्पों में असंगत विकल्पों का चयन करें। इसमें से कौन मेल नहीं खाता उसको चुनिए, लाल, सफेद, नीला, पीला। अब ये तीसरा नंबर में है, कौन सही संबंध दर्शाता है? गेहूं, फसलें और किसान। यहां पर देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, इसमें से कौन सा लगता है गेहूं, फसलें और किसान का संबंध आपस में दर्शाता है? सॉरी यहाँ पर थोड़ा ये हो गया, एरेज हो गया। तो इससे आप जवाब जरूर से जरूर दें। हम इंतजार करेंगे, इसको पोस्ट करने के बाद अब एडिट करेंगे और पोस्ट कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे सब्जेक्ट के साथ और बहुत सारी नई नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।